So we are having basically three files. One is profile file, and second is dot profile, and third is dot bash rc. Dot bash rc. So in fact, as a administrator, if I am managing my Linux server inside the server room, and I wish that certain things must be executed for every user whenever he or she is logged into his terminal, which may be kept in the lab. So that thing I can put in the profile file. For example, very common type of message is putting some calendar or banner. Banner is a command which used to display some headings in a specific format, although it's not available in Ubuntu, but normally it is available in Unix or ISCO Unix or Berkeley Unix. तो अगर हम कोई वेलकम मैसेज चाहते हैं कि वो हर एक स्टूडेंट के टर्मिनल पे आए, तो वो हम बैनर कमांड के साथ उसको इस प्रोफाइल फाइल के अंदर हम मेंशन कर देते हैं। और जब भी कोई भी सिस्टम पे स्टूडेंट कोई लॉग इन होता है, तो ये प्रोफाइल विल ऑटोमेटिकली भी एग्जीक्यूटेड। ये एग्जीक्यूट होती है, whatever you have written inside profile that will also be executed, and that will simply display this message, क्योंकि जो उसके अंदर आपने कमांड लिख रखी that will be executed and a welcome message will be displayed on the monitor of that fellow who has just logged into the system. तो ये हम प्रोफाइल में कर सकते हैं। तो प्रोफाइल इज नॉट अवेलेबल टू ऑर्डिनरी यूजर, इट इज अवेलेबल ओनली टू सुपर यूजर, आई मीन अवेलेबल ओनली टू रूट। ये रूट को अवेलेबल होता है और रूट इसको एडिट करके इसमें कुछ भी ऐसा जो वो चाहता है कि सबके लिए एग्जीक्यूट होना है, तो he can put that thing in the profile file. Even it is also possible that if we wish to set the value of certain variables, that also we can write in the profile file, तो वो उसमें सेट हो जाएगा। दूसरा ये होता है कि डॉट प्रोफाइल फाइल होती है। डॉट प्रोफाइल फाइल में ये होता है कि इफ एज ए यूजर आई विश दैट समथिंग शुड बी एग्जीक्यूटेड व्हेनेवर आई एम लॉग्ड इनटू द सिस्टम, जब मैं सिस्टम में लॉग इन हूं तो वो एग्जीक्यूट हो। अब इसमें और इसमें क्या अंतर है, जैसे सपोज इफ सुपर यूजर इज सेटिंग द वैल्यू ऑफ a is equal to 4 and then he is exporting this variable, इसका सिग्निफिकेंस क्या है दैट आई टेल यू, अभी मैं आपको बता दूंगा। तो उसने वेरिएबल a को सेट किया, उसकी वैल्यू 4 है और उसको एक्सपोर्ट कर दिया। एक्सपोर्ट करने का मतलब ये है कि ये सभी यूजर्स के लिए एग्जीक्यूट होगा, और सभी यूजर जब भी अपने टर्मिनल पे इको $a करेंगे, so they will see the value 4 even though they have not assigned any value to variable a. Why? Because these two statements are written in the profile file, ठीक है। तो वो उसके अंदर उसने लिख दिया। अब सपोज एज ए यूजर आई विश टू अल्टर दिस वैल्यू, मैं चाहता हूं कि मेरी जो वैल्यूज हैं वो प्रीसेट वैल्यू कुछ और हो, तो आई एम जस्ट सिंपली कोटिंग अनदर एग्जांपल कि अगर मेरे डॉट प्रोफाइल के अंदर इफ आई एम राइटिंग a is equal to 7 and then I am also writing export a, so I am also exporting। इससे क्या होगा कि जब भी आप लॉगिन होंगे तो पहले तो ये फाइल एग्जीक्यूट होगी, और इस फाइल के बाद ये फाइल एग्जीक्यूट होगी जो आपने एज ए यूजर किया है। तो ये एक लोकल फाइल है, और जब ये फाइल एग्जीक्यूट होगी तो ये प्रोफाइल के बाद में एग्जीक्यूट हो रही। तो ऑब्वियसली अगर आपने कुछ ऐसी चीज सेट कर दी है जो डुप्लीकेट है, प्रोफाइल में भी है और डॉट प्रोफाइल में भी है, तो डॉट प्रोफाइल वाली विल बी हैविंग द हायर प्रेसिडेंस। व्हाई? बिकॉज इट इज अ लोकल फाइल, लोकली एग्जीक्यूटेड फॉर अ पर्टिकुलर यूजर, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे दिखाया गया है कि ये होम के अंदर है, ठीक। तो इसका मतलब है कि दिस सुपर यूजर अगर कोई चीज चाहता है कि वो सबके लिए एग्जीक्यूट हो तो प्रोफाइल में लिखेगा। आप एज ए यूजर चाहते हैं कि कोई चीज आपके लिए एग्जीक्यूट हो तो डॉट प्रोफाइल में लिखेंगे। और सबसे ज्यादा जो हम यूज करते हैं वो बैश आरसी है। बैश आरसी में ये होता है कि जैसे डॉट प्रोफाइल एग्जीक्यूट होता है, अगर आपको याद हो कि मैंने जो प्रोसेसेस का सीक्वेंस बताया था, so I told that the first process that is executed or that is started by the kernel is init, and that is why init is considered to be the ancestor of all the processes. Then init starts Getty, and what Getty is doing, it is displaying a login prompt on the screen. So because of that only I am entering my user ID, that is ABC. Then Getty starts another process called login. And what login is doing, it is basically it receives ABC user ID from the Getty, and at the same time it prompts the user to enter the password. So you, upon getting this password prompt on the screen, you are entering the password. Now login has two information pieces. One is the password that you have entered, and second is the login ID that
login has received from the Getty process. So now what login process is doing, it is verifying this information against the database password file. तो ये जो मैंने कल आपको डिस्कस किया था, it will check the legitimacy of these two information pieces, whether they are correctly entered or not. When it is finding the exact match with any entry of the password file, it terms that these two information pieces are logically correct. Then it starts a shell for the user. When the shell is started, then shell is responsible for display of dollar prompt on the screen. So you get dollar prompt on the screen. Acha, this all background happening can only be seen on the screen in some transparent way. Jaise when you are switching on the terminal, say for example, if you are sitting on a dumb terminal, so when you switch on the terminal, you will get login prompt on the screen. Upon getting the login prompt, I am entering ABC. When I press enter, it is prompting me to enter the password. So I enter the password. When I press enter, I get the dollar prompt on the screen. That means now my system is ready to receive commands from my side. But what is happening in the background? All these sequences of processes, they are executed. And since they are executed, or they are started by whom? They are started by the kernel. So that is why they fall in the category of system processes. Okay? And any program which we write in C language or in any language, and we compile that program, and once executable of that program is generated, so when you run that program, so that will corresponding to that program, a process will be created, and that will be a user process, since you are creating that process as a user. So user process basically are terminal bound. ठीक है, वो किसी टर्मिनल पे बाइंड होते हैं, whereas जो कर्नल या सिस्टम प्रोसेसेस होते हैं वो टर्मिनल स्पेसिफिक नहीं होते, दे कीप रनिंग इन द बैकग्राउंड. ठीक है, वो टर्मिनल स्पेसिफिक नहीं होते, किसी टर्मिनल के लिए नहीं चलते हैं. जबकि हमारे आपके जो प्रोग्राम्स हैं वो टर्मिनल स्पेसिफिक होते हैं. जब आप लॉगिन होते हैं तो हर एक टर्मिनल का एक टर्मिनल टाइप होता है, टीटीवाई फाइल उसको असाइन होती है, और वो जो प्रोसेस आप एज ए यूजर स्टार्ट करते हैं वो उस टीटीवाई फाइल से बाइंड होते हैं. तो दैट इज व्हाई द रिजल्ट इज आल्सो कमिंग ऑन द सेम टीटीवाई फाइल, and the corresponding terminal of TTY file is your own terminal. तो you see the result on screen. तो इसलिए ये जो हमारे पास distinction है कि we are having user process, we are having system processes. So any process that you start, if you type any command and you are starting that command, you are initiating that command, that means correspondingly user process is created. So there are certain processes which are running in the background all the time, and they are started by the kernel for smooth functioning of the system, and they are the system processes. One very common example is called swapper. That also I discussed because जो मैंने आपको ये बताया था कि जो virtual memory होती है, it's a combination of RAM and the space that you have fixed on the hard disk. So if 0.5 GB space on the hard disk I have dedicated to the swap area, so that swap area will also be available to operating system. So if operating system is having X amount of RAM and 0.5 GB you have fixed on the hard disk, so X plus 0.5 GB will be the total apparent RAM in your system, though actually the physical RAM is only X GB, and 0.5 GB RAM is not actually RAM, it is the space fixed on the hard disk, but that space also you have allocated to the operating system for the purpose of execution. So you see that we are treating that RAM as if it has been extended and has included the further space of 0.5 GB. So the total space appears to us is X plus 0.5 GB. ठीक है, तो इसीलिए उसको कहते हैं कि ये एक वर्चुअल मेमोरी, इट्स नॉट अ फिजिकल मेमोरी, क्योंकि फिजिकल मेमोरी में तो आपके जो है केवल X GB रैम है आपकी, लेकिन आपकी जो वर्चुअल मेमोरी है वो बढ़ जाती है. तो अब आप उसमें देखते हैं कि हाउ दैट स्पेस ऑफ स्वैप एरिया इज बीइंग मैनेज्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम व्हेन वी आर हैविंग मल्टीपल प्रोग्राम्स इन द रैम. सो सम ऑफ द प्रोग्राम्स must be in the wait state because only one program will be in the run state. So operating system can intelligently detect which of the programs has just now received the services, because they have the least possibility of getting the service in near future of CPU. So they can easily be shunted out to the swap area. And whenever the shunted process will about to get the services of CPU, they will be shunted back to the RAM. So you can see that we are having X GB of RAM and we are having 0.5 GB of hard disk space. So total apparent space will become X plus 0.5 GB. So this much space
is available to us for execution of our program. तो ये जो management है कि when the programs will be, our processes will be shifted to swap area and will be shifted back to the RAM from swap area, that is looked after by a process which is called swapper. तो ये कौन स्टार्ट करता है? It is started by the kernel, so it also falls in the category of system process. और जब आप अपने command prompt पे when you write ps-c, you are interested to list all the process, every process on the screen. So you will see that when we get the listing in the terminal type column, you will get question marks in certain processes. तो question mark indicate करता है कि वहां पे ये जो है सिस्टम प्रोसेस है. कुछ प्रोसेस में आपको जैसे TTY1A लिखा होगा, TTY1B लिखा होगा, इसका मतलब है कि ये टर्मिनल स्पेसिफिक प्रोसेसेस हैं और ये किसी यूजर ने स्टार्ट किए हैं, तो इसलिए क्या है, ये यूजर प्रोसेसेस हैं. ठीक है, तो यहाँ पे सिस्टम प्रोसेस और यूजर प्रोसेस. अब इसमें यहाँ पे वी नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज हैपनिंग when we are logged into the system. First, this before displaying this dollar prompt on the screen, profile will be executed. So whatever has been set by super user inside the profile, that will be executed, or that may be having certain values which super user is willing to have set for every user, तो वो उसमें लिख सकता है. आप अगर चाहते हैं कि नहीं आपकी कुछ प्रायोरिटी है, तो आप that you can write in dot profile, and dot profile since it is always executed after profile, तो इसलिए यहाँ पे डॉट प्रोफाइल में आपने जो कुछ भी लिखा है दैट विल नलीफाई द इफेक्ट ऑफ प्रोफाइल, क्योंकि अगर आपने उसी चीज को दोबारा से कुछ नया डेफिनेशन लिख दी है तो ये वाली ज्यादा प्रायोरिटी रहेगी. रीजन बीइंग कि दिस इज एग्जीक्यूटेड आफ्टर प्रोफाइल. सो डॉट प्रोफाइल इज लाइंग इन योर होम डायरेक्टरी. और तीसरी जो है बैश आरसी, डॉट बैश आरसी. ये जो बैश आरसी फाइल है, ये आप जब भी कोई शेल आपके लिए स्टार्ट होता है तो ये रन होती है. रन होती है मतलब जैसे डॉट प्रोफाइल और इसमें क्या अंतर है? डॉट प्रोफाइल और इसमें ये अंतर है कि डॉट प्रोफाइल केवल आपके लॉगिन करने के समय ही एग्जीक्यूट होगी और उसके बाद एग्जीक्यूट नहीं होगी. लेकिन इसमें आप जब भी दोबारा एक और शेल स्टार्ट करेंगे, जैसे आपने अगर बैश देके एंटर किया तो फिर से बैश आरसी एग्जीक्यूट हो जाएगी और जो कुछ भी आपने उसके अंदर सेट किया है वो उसमें एग्जीक्यूट हो जाएगा. तो अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे करंट शेल के साथ साथ जितने भी सब्सिक्वेंट शेल्स हम स्टार्ट करें उन सब में ये सारी चीजें इफेक्टिव हो जाएं, तो वी प्रिफर टू राइट इट इन डॉट बैश आरसी. तो सबसे हाई फ्रीक्वेंसी किसकी होगी एग्जीक्यूशन की? डॉट बैश आरसी की, क्योंकि ना सिर्फ वो आप पहली बार आपके लिए जो शेल स्टार्ट होता है तब भी एग्जीक्यूट होती है, बल्कि सब्सिक्वेंटली जब भी आप अपना शेल चेंज करते हैं तो इट इज एग्जीक्यूटेड. तो जब ये एग्जीक्यूट होगी तो उसके अंदर जो कुछ भी लिखा होगा दैट विल सेट द एनवायरनमेंट. तो अगर मैंने वहां पे पाथ वेरिएबल डाल रखा है तो पाथ वेरिएबल जो है सेट हो जाएगा. एंड नाउ आई विल शो यू द एग्जांपल कि इसको हम कैसे देख सकते हैं. क्योंकि प्रोफाइल और डॉट प्रोफाइल का तो रियलाइजेशन मुश्किल है, क्योंकि हम लोग वहाँ ये लॉगिन वाला और ये वाला कहीं पे हमारे एनवायरनमेंट नहीं है कि जहाँ पे सर्वर से हम इसको स्टार्ट कर रहे हों. लेकिन बैश आरसी का एग्जांपल हम सीधे देख सकते हैं. अभी yesterday we have seen some of the programs, I mean 2 programs of shell which we tried to execute, ठीक है, in this way. तो you know that कि since path variable is not having the inclusion of current directory, so because of that only f1.sh is not executed. ठीक है, तो हम उसको क्या करते हैं, we write f1.sh, हम पाथ अपनी ओर से देते हैं और तब वो रन होता है. तो जैसे मैंने मान लीजिए इसको रन किया है तो आई एम गेटिंग द रिजल्ट. अब मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ जो है परमानेंट हो जाए, लिख जाए. तो आई एम वंस अगेन कमिंग टू माई रूट एंड आई विल ओपन द फाइल डॉट बैश आरसी. ये स्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है जब भी हम कोई एक यूज़र क्रिएट करते हैं. तो जो भी सिस्टम की ओर से प्री डिफाइंड चीज़ें होती हैं कि दे मस्ट बी एग्जीक्यूटेड फॉर एवरी यूज़र, तो वो डॉट बैश आरसी स्क्रिप्ट में पहले से लिखी हुई आती हैं. तो नाउ आई एम सिंपली टू द गोइंग टू द एंड ऑफ द फाइल एंड हियर आई एम इंक्लूडिंग पाथ. path is equal to, and then I'm writing path colon dot slash, and now I am saving it and coming out of it. अब what I can do is I am simply exiting. तो मैंने अपना शेल ये वाला जो है खत्म किया. once again I am starting. अब अगर मैं फिर से इस पे
जाता हूँ शेल डायरेक्टरी में, एंड नाउ इफ आई एम एग्जीक्यूटिंग f1 डॉट पैसेज, तो नाउ यू सी कि it is asking for two numbers directly. I mean, I have not written dot slash this time. Why? Because dot bash rc has been modified and there I have included path variable. ठीक है, तो we know that the dot bash rc will be executed every time whenever you execute any shell, whenever you execute any shell command, I mean you wish to start another shell, it will be executed. तो जब आप पहली बार सिस्टम में लॉगिन होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे अभी शेल स्टार्ट किया, टर्मिनल स्टार्ट किया, तब भी एग्जीक्यूट हुआ। और अगर मैं यहाँ पे बैश देके फिर से एंटर करता हूँ, तो इसका मतलब क्या है, आई हैव स्टार्टेड वन मोर शेल। और ये कैसे एविडेंट होता है कि व्हेन आई राइट ps आई सी कि हाउ मेनी प्रोसेस आर रनिंग बाय द वे फॉर मी। सो यू कैन सी दैट हियर वी आर हैविंग टू एंट्रीज. So my earlier shell was 3096 and this time the shell is having the PID as 3108. ठीक है, तो ये दोनों ही हैं यहाँ पे, और इसमें comfortably we can work. और अगर if I exit, so if I am exiting, तो what will happen? The current shell will be terminated. So since current shell is terminated, once again you can see, so this time I am having only one shell entry corresponding to 3096, which was my original shell that was by default started when I double clicked on the terminal icon. ठीक है, तो मैं यहाँ पे आ गया. once again if I give exit, so I'll be disconnected, और मैं फिर से वापस टर्मिनल पे जाके, जैसे if I am giving exit, तो मैं डिस्कनेक्ट हो गया, and once again I have to start the terminal. ठीक है, so I suppose now it's clear, because yesterday I think Brijendra or Brijnandan, I'm sorry that I'm not correctly pronouncing the name, but he was asking ki, how can we make the path modification permanent. So in order to make the path modification permanent, what we can do is we can make the corresponding change in the .bash rc file, as we know that ki this file will be executed whenever a shell is started for me. तो उसमें आपने जो कुछ भी लिखा है वो अपने आप स्टार्ट होगा और चलेगा। तो आपने देखा कि पाथ वेरिएबल आपको जो है अलग से सेट करने की जरूरत नहीं, अब जब भी उसको यूज करेंगे तो वो आपके लिए चलेगा। ठीक है, दूसरा एक और मैं वेरिएबल का कंसेप्ट बताना चाहता हूँ। जैसे इफ आई राइट a इज इक्वल टू 4, सो ये एक वेरिएबल है विच इज अ यूजर डिफाइंड वेरिएबल, एंड इफ आई इको द वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल, so I get the answer 4 on the screen. Now suppose I am starting another shell, and once again I am echoing $a, so I am not getting anything. Why? Because every variable that you define is confined to the current shell only. ठीक है, वो लोकल वेरिएबल की तरह करंट शेल के बिहेव करता है, सो इट डजंट हैव स्कोप आउट ऑफ दिस शेल। तो इसीलिए आपने जब दूसरा शेल स्टार्ट किया, क्योंकि मैंने जब दोबारा से बैश दिया, सो आई हैव स्टार्टेड अनदर शेल, तो उसके बाद फिर से मैं अगर इको $a कर रहा हूं तो आई एम नॉट गेटिंग एनी वैल्यू ऑफ a। अब इसके बाद सपोज इफ आई एम एग्जिटिंग, मैं एग्जिट करके फिर से ओरिजिनल शेल पे आ जाता हूं, एंड वंस अगेन इफ आई गिव इको $a, वंस अगेन आई एम गेटिंग 4। इसका मतलब है कि सेल की डेफिनेशन वाज कन्फाइंड टू माय ओरिजिनल शेल, जहां पे उसको हमने दिया था। अब हम क्या कर सकते हैं कि हम ओरिजिनल शेल पे हैं और यहाँ पे वी हैव जस्ट चेक्ड कि a की वैल्यू 4 है। नाउ आई कैन एक्सपोर्ट a. When I export a, that means I am exporting variable a to all subsequent shells. So I'm sorry for the time being it was disconnected. बट एनीवेज जो मैंने अभी आपको बताया कि एक्सपोर्ट ए के साथ जो है मैंने उस वेरिएबल को एक्सपोर्ट कर दिया, सो दैट इट विल बिकम अवेलेबल इन ऑल द सब्सिक्वेंट शेल्स. So now if I am executing, say I am starting bash, another shell I have started, and now I am echoing the value of $a. So look, I am getting 4 right now. Why? Because in the previous shell I have exported the value of a. So it has been exported to all the subsequent shells that are to be started in future. तो सभी में ये जो है रियलाइज होगा.
तो इसलिए नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि जब हम ये चाहते हैं कि कुछ वेरिएबल जो है जैसे होम है या पाथ है या कोई और जो प्री डिफाइंड एनवायरनमेंट वेरिएबल्स हैं, उनकी वैल्यूज में कुछ ऑल्टरेशन करके आप ये चाहते हैं कि वो परमानेंट हो जाएं, तो हम वहाँ पे बैश आरसी में मॉडिफाई कर देते हैं या डॉट प्रोफाइल में मॉडिफाई कर लेते हैं। और क्योंकि डॉट प्रोफाइल या बैश आरसी हमें अवेलेबल है एज ए यूजर, तो हम वहाँ पे मॉडिफाई कर लेते हैं और अपने जो भी वेरिएबल की वैल्यू सेट करी उसके बाद एक्सपोर्ट एंड दैट वेरिएबल नेम, तो उसको हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं विद दिस कंसेप्ट कि जब भी कोई सब्सिक्वेंट शेल स्टार्ट होगा तो उसमें ये चीज रिफ्लेक्ट होगी। अब दिस इज नॉट नीडेड इन फैक्ट इन केस ऑफ बैश आरसी, क्योंकि डॉट बैश आरसी विल बी एग्जीक्यूटेड एवरी टाइम व्हेनेवर यू आर चेंजिंग द शेल, तो उसमें तो एक्सपोर्ट का बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है, बट डॉट प्रोफाइल के अंदर है। ठीक है, तो in case of Ubuntu, especially when we work in bash programming, bash shell, sorry, so bash rc is the file where you can register all these kind of changes, ठीक है, जिसको आप चाहते हैं कि वो आपके लिए बार बार सेट रहें, ठीक है, तो उसको आप यूज कर सकते हैं। फिर नाउ विल डिस्कस सम ऑफ द प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स, क्योंकि जब भी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है तो उसमें आप देखते हैं कि जो प्रोग्राम का सीक्वेंसिंग होती है विल ऑलवेज बी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, जब कोई प्रोग्राम को हम रन करते हैं तो एग्जीक्यूशन स्टार्ट्स फ्रॉम द फर्स्ट लाइन एंड गोज टू द लास्ट लाइन। ठीक है, तो इट इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड इन टॉप डाउन फैशन, but we have the possibility of making alteration of this sequencing, and that we do with the help of flow control commands। हम flow control commands यूज करते हैं जिससे हम जो flow of execution है जो basically केवल sequential है and only in absence of flow control command it is executed only once starting from top and goes up to bottom, तो उसको अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो we can make use of flow control commands, जैसे कि आपने कई पढ़ी हुई हैं, जैसे one of them is for if certain section you wish to repeat again and again, so that we do with the help of for। Similarly, as long as a particular condition is true, we wish to execute or we wish to repeat certain section of the program, so that also we do with the help of while। Similarly, we also have if, so we are testing the condition. If the condition is found true, then one course of action. If it is false, then another course of action. If you are having multiple courses of action and you have to select one of them, and if you are making use of if only, then you will complicate further the if then else ladder, because so many if you have to embed or you have to make use of nested if, so that you can avoid by just using the statement like switch, so that gives you the option of choosing only one course of action out of multiple courses of actions। ठीक है, depending upon the choice or depending upon the value of a variable। ठीक है, तो उसके बेसिस पे एक जो केस सेलेक्ट हो जाता है। So these all programming constructs which are basically meant for changing the flow of execution, they fall in the category of flow control commands। तो शेल पे जो है शेल के लिए ये फ्लो कंट्रोल कमांड्स यूज होती हैं, और जब हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो इनका हम लोग फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं। थोड़ा सा सिंटैक्स का डिफरेंस है, बट अदरवाइज लॉजिकली इट इज वेरी मच सेम as what we have been doing in Java or C or C++। In the same manner here too we are doing। So let us see the program, one exemplary program for this purpose। Yesterday I told you that whenever you write any statement with starting with hash sign, so that becomes a comment, but exception is the first line which I wrote in this program, that is hash sign of exclamation। See, when we write hash sign of exclamation, that means we are defining the path of shell that should execute this script। जो इसके बाद मैं स्क्रिप्ट लिखूंगा, जो शेल प्रोग्राम में लिखूंगा इसी के अंदर, तो शेल प्रोग्राम के अंदर ही हम पहली लाइन पे बता देते हैं कि this script is to be executed by which shell। So this becomes especially important when you are working, maybe for example you are working in Berkeley or any other version of Unix, and you are having currently Bourne shell as a default shell, and you wish that the current script that you are writing should be executed by bash rather than by Bourne shell। So you can simply include this first line in the shell program, so that whenever you are running that shell script, the first line will make sure that this bash should
should execute the entire script instead of bone shell. तो ये जब आपकी लाइन नहीं लिखी होती है तो इन द एब्सेंस ऑफ दैट इट कंसीडर्स द डिफॉल्ट शेल व्हिच इज currently working for you, and in our case since the default shell is bash, so this line is not having much impact in that case, because otherwise also my script is going to get executed by bash only. ठीक है, but anyways you have still the option of making it sure that which shell should execute this particular script. तो मैं पहली लाइन ये लिखता हूँ and this line is called shebang line. This line is called shebang line. So are you getting it? Are you able to see this screen? Okay, so here this line we have written, and mind it is not a comment line. Second line may be my comment line, and there I am writing say कौन सा नंबर आपका आर्मस्ट्रांग होता है बताइए? 741 और 743? 125. ओके, 125 आर्मस्ट्रांग होता है। 1, अच्छा 153। ओके, देखता हूँ।
तो let me check where it is giving the problem. गलत आ रहा है. Just let me check this. ठीक. तो वो basically the problem was in the expression where when I wrote all the expressions like t is equal to num modulus 10 into num modulus 10 into num modulus 10. ठीक है. एक और चीज इसमें मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे यहाँ पे तो मैंने डिबग करने के लिए उसमें इक्वल स्टेटमेंट जो है, हाँ यस दिस कोड विल वर्क ओनली फॉर 3 डिजिट नंबर्स. हाँ ठीक है, वो तो 3 डिजिट के लिए करेगा. वैसे जनरल जो आर्मस्ट्रांग नंबर का जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कि अगर ये 4 डिजिट का नंबर होगा देन वी हैव टू टेक every digits raised to 4 and then we have to sum all the digits and then you have to check the answer. तो ये एक जनरल आर्मस्ट्रांग की डेफिनेशन है. ये केवल 3 नंबर के लिए मैं कर रहा हूँ, 3 डिजिट के लिए. सॉरी, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग क्यूब ऑफ एवरी डिजिट. यू कैन राइट अ जनरलाइज्ड प्रोग्राम वेयर अगर 2 डिजिट का है तो उसमें स्क्वायर करना होगा हर एक डिजिट को, अगर 3 का है तो क्यूब करना होगा, 4 का है तो एवरी डिजिट रेज टू 4 एंड सो ऑन. ठीक है, तो वो आप कर लीजिएगा. दूसरा इसमें एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे अभी मैंने डिबग करने के लिए इस प्रोग्राम को लिखा यहाँ पे, तो आई कैन सिंपली डू दिस डिबगिंग इजिली. मैं जो ये इक्वल स्टेटमेंट्स मैंने लिखे थे, इसने मेरा पर्पस तो सॉल्व कर दिया, बट
इसके साथ यहाँ पे आई कैन डू वन मोर थिंग, दैट इन द बिगनिंग ओनली आई कैन राइट सेट माइनस एक्स। अगर आप स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन करना चाहते हैं तो यू हैव टू राइट सेट माइनस एक्स इन द बिगनिंग ऑफ द फाइल, तो वहां से फिर वो स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। आई मीन जिन्होंने टर्बो सी में ज्यादा काम किया होगा उनको पता होगा कि वी कैन इम्पोज अ वॉच in turbo C, and that will help us in finding out when we debug the program ki how the variable is changing its value. So many times it is happening when you write a program, the program appears syntactically to be correct, but when you run that program, so logically you are not getting the expected result. So in that case what we are doing is we can impose a watch on the program, so every statement's execution will be having some impact on certain variables. तो यू कैन इम्पोज अ वॉच ऑन सर्टेन वेरिएबल्स, आप उन वॉच में उन वेरिएबल्स को इंक्लूड कर लेते हैं, और उस जब भी आप स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन करेंगे F7 प्रेस करके, तो उस वेरिएबल का जो हर एक स्टेटमेंट का जो इम्पैक्ट है उस वेरिएबल पे वो आपको दिखता जाएगा। तो वी कैन इजिली फाइंड आउट कि वेयर माई प्रोग्राम इज मॉल फंक्शनिंग एंड इज नॉट गिविंग द एक्सपेक्टेड रिजल्ट। तो यहाँ पे वी कैन डू दिस विद द हेल्प ऑफ सेट माइनस एक्स, and by the way you can switch off this execution at the end by just writing set plus x, ठीक है। now I can save this program and once again I can try to execute this program. See, now you see every statement will be displayed one by one on the screen. Say I am writing 153, so you can see द इम्पैक्ट ऑफ एवरी स्टेटमेंट, हर एक स्टेटमेंट के बारे में वो आपको जो है रिजल्ट उसके आते रहेंगे। तो आप अगर स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन चेक करना चाहते हैं तो दैट यू कैन चेक विद द हेल्प ऑफ सेट माइनस एक्स कमांड, जो आप उसके अंदर प्रोग्राम के अंदर सेट करेंगे उसको आप सेट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स इट्स नॉट गिविंग द वैल्यू ऑफ एनी वेरिएबल सो दैट यू कैन इट कैन हेल्प यू, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स होंगे जिसमें मेयरली एग्जीक्यूशन ही आपको जो है बता देगा कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ये सेट माइनस एक्स के साथ जो है आप डिबगिंग इनेबल कर सकते हैं और सेट प्लस एक्स के साथ डिबगिंग ऑफ कर सकते हैं। एक और सेट का यूज है कि व्हेन वी राइट सेट 1 then 2 then 3 then 4, तो ये क्या करता है कि दिस विल सेट द वैल्यूज ऑफ पोजिशनल वेरिएबल्स। सो आफ्टर दैट इफ यू राइट इको $1 so it will display 1, so 2 will be $2, ठीक है, 3 will be assigned to $3 और 4 will be assigned to $4। इसको मैं और अगर मॉडिफाई कर दूं so I can write, so you can make the distinction easily. I mean now you can write eco $1, so you get 11, eco $2 you get 12, eco $3 you will get 13, and when you write eco $*, so you will get all the values on screen, and if you are interested to know the count of values that you have entered, so we can simply give eco $#, so we get the count 3, ठीक है। तो पोजिशनल पैरामीटर्स का वैसे तो हम लोगों ने पोजिशनल वेरिएबल्स का जो यूज है वो प्रोग्राम को इनपुट देने के समय देखा था, और उसमें जो कल मैंने आपको एग्जांपल you that how can we pass some inputs to the program, ठीक है, using positional parameters। तो command line पे ही we can enter, we can run the program and we can supply the values also. Whereas inside the program you can access all these values using $1, $2, $3, but on command line also if you wish to see, so that you can see by just using the set command and seeing this eco $1, $2 or $* or $@ उन सब से आपको वैल्यूज मिल जाएंगी। दूसरा एक चीज और है कि जैसे मैंने वहां पे सपोज इफ आई एम राइटिंग eco $A, so I am getting right now 4. If I am writing unset A, तो इसका मतलब है I am unsetting the value assigned to variable A. Now if you write eco $A, you are not getting any value, ठीक है। तो आप जो वेरिएबल्स हैं उनको अनसेट भी कर सकते हैं। अगर आपने वेरिएबल को सेट किए हैं और उसको एक्सपोर्ट कर दिया है, सो दैट वेरिएबल विल बिकम अवेलेबल टू ऑल द सब्सिक्वेंट शेल्स। लेकिन अगर आपने कहीं पे भी उसको अनसेट कर दिया, ठीक है, वो अनसेट हो जाएगा वेरिएबल और उसके बाद फिर वो आपको दिखाई उसमें नहीं देगा, लेकिन वो दिखाई केवल उस लोकल शेल में नहीं देगा। अगर आप ओरिजिनल शेल पे आके उसको अनसेट कर देते हैं तो सभी के लिए वो अनसेट हो जाएगा। तो कोई वेरिएबल
मतलब डू नॉट गेट कंफ्यूज कि इसको हम इतने शेल्स के अंदर यूज करेंगे। वेरिएबल तो हम नॉर्मली करंट शेल में यूज करते हैं फॉर प्रोग्रामिंग पर्पस। So you have the option of using the variables, and if you wish to unset the values of those variables, so you can simply make use of unset command. You can write unset and then variable name, so that will unset the value of that variable. Now coming back to the program which we have just discussed. तो इसमें कुछ चेंजेस मैं आपको बता दूं, जैसे कि while में you see the difference between what we have been doing till now in C, C++, Java. So we used to write the condition in single brackets only, but here you have to write in double brackets. ठीक है, आप डबल ब्रैकेट में लिख रहे हैं, और दिस इज द बिगेस्ट फ्लेक्सिबिलिटी विच वी गेट इन बैश, क्योंकि इन आवर टाइम्स व्हेन वी वर नॉट हैविंग बैश वी यूज्ड टू राइट व्हाइल इन दिस मैनर। अभी भी आपको कुछ एग्जांपल्स ऐसे होंगे जहां पे आपको ये लिखना होगा। आप किस तरीके से उसमें हम लोग लिखते थे व्हाइल देन विद इन स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट जो है एक्चुअली एक चीज और है यहाँ पे कि जितने भी हम लोग लैंग्वेजेस यूज करते हैं उसमें जब हम व्हाइल ए इज ग्रेटर देन बी या इस टाइप के एक्सप्रेशंस लिखते हैं जो लॉजिकल होते हैं, सो दे विल बी इवैल्यूएटेड ऑटोमेटिकली। तो कंपाइलर जब उनको कन्वर्ट कर देता मशीन लैंग्वेज में तो वो स्टेटमेंट इजिली इवैल्यूएट हो जाते हैं। यहाँ ये क्षमता वाइल में नहीं होती कि वो एक्सप्रेशन जो उसके अंदर ब्रैकेट में लिखा उसको इवैल्यूएट करके उसकी ट्रू और फॉल्स वैल्यू को जान सके। तो उसके लिए हम बेसिकली क्या करते हैं, वी आर यूजिंग अ टेस्ट कंडीशन। जैसे हम टेस्ट कंडीशन लिखते हैं कि टेस्ट एंड व्हाट वी नीड टू टेस्ट वेदर नम इज नॉट इक्वल टू 0 और नॉट, दिस इज ट्रू और नॉट। तो ये जो टेस्ट कंडीशन है इज डूइंग व्हाट, इट इज इवैल्यूएटिंग दिस लॉजिकल एक्सप्रेशन, और उसके बेसिस पे इट विल रिटर्न ट्रू और फॉल्स, एंड अकॉर्डिंगली द व्हाइल प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट विल बिहेव। ठीक है, but that time also it was felt ki why to write this test because it was looking somewhat awkward, so they have created one alias for this test and that was the square bracket. तो जो हम स्क्वायर ब्रैकेट्स जो टेस्ट से करते हैं वही स्क्वायर ब्रैकेट करता है कि ये वैल्यू को जो है चेक करेगा, और उसके बाद जो है उसका इवैल्यूएटेड जो आंसर है वो वाई को सप्लाई करेगा। बहरहाल दिस थिंग बिकम्स वेरी सिंपल इन द करंट सिनेरियो व्हेन वी आर मेकिंग यूज ऑफ बैश। तो वहां पे आप जानते हैं कि हम बिल्कुल वैसे ही लिख रहे हैं जैसे वी यूज टू राइट इन सी और सी प्लस प्लस। सो वी आर राइटिंग द एक्सप्रेशन विद इन डबल ब्रेसेस फॉर एनी पर्पस। सो नेक्स्ट डू corresponds to this opening curly bracket and done corresponds to closing curly bracket. So this difference you need to note कि यहाँ पे opening और closing curly bracket corresponding we are having do and done, ठीक है। And then rest of the things you can easily understand because the expressions you have to include between double braces so that they can be evaluated, ठीक है। So we are separating every digit and then we are taking cube of every digit and then we are adding it to variable s which is having the initial value is equal to 0. So all these numbers are getting added, and in this process we are losing the original number, so that number becomes eventually 0. That is why we have preserved one copy of this num variable in new variable. So later on the final sum is compared against the new which is the original number, and if both are same then we are saying that the number is Armstrong. If they are not same then we are saying the number is not Armstrong. अब ऐसे ही जो है फॉर का भी है सिंटेक्स। फॉर में ऑल द थिंग्स रिमेन सेम, द ओनली डिफरेंस इज कि whatever we used to write like initial value I is equal to 0 semicolon I is less than or equal to n I plus plus then bracket closed. So the only difference that you have to make is double brackets you have to use instead of single brackets. Then instead of opening and closing curly bracket you have to make use of do and done, ठीक है। तो बाकी rest of the things are same. So I wish कि इसमें से you do the practice of writing the programs for simple programs like summation of all the digits, then reverse the numbers. I mean so many problems you can solve on the basis of what we have done right now. जैसे Armstrong का करते हैं, तो I know that कि आपकी प्रैक्टिस के लिए आपके पास बहुत सारे ऐसे प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स होंगी। तो आप while का और for को यूज करके इन प्रोग्राम्स को बनाइएगा। विल डिस्कस further programming in the next lecture, ठीक है। By the way,
I'll check if I'll try to take the class tomorrow, but